अब हम फर्दर किस टॉपिक पे जा रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ मनी, मनी सप्लाई। भी हमने मेजर करना है कि एक्चुअल में मनी सप्लाई है कितनी हमारे कंट्री के अंदर, तो उसके लिए कुछ मेजरमेंट्स के फॉर्मूलाज होते हैं, तो वो हमें डिस्कस करने हैं। अब मनी सप्लाई मेजर करना जरूरी क्यों है, बिकॉज कितनी मनी सप्लाई है उसी बेसिस के ऊपर आपकी पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स चलती है, ठीक है। क्योंकि कभी आपको मनी सप्लाई को इंक्रीज करना होता है, कभी आपको मनी सप्लाई को डिक्रीज करना होता है, या कई बार मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको पॉलिसी फॉर्मुलेशन करनी पड़ती है, बैंक्स को, गवर्नमेंट को, हमें नहीं, बैंक्स को, गवर्नमेंट को, अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ मनी सप्लाई कितनी है एक इकोनॉमी के अंदर, उसके बेसिस पे ही आपकी पॉलिसीज ड्राफ्ट होती हैं, बैंकिंग की पॉलिसीज, ठीक है, आरबीआई की रेगुलेशन किसके अकॉर्डिंग होगी, गवर्नमेंट का जो बजट है, फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं उसको, तो फिस्कल पॉलिसी कैसे ड्राफ्ट की जाती है। अब पॉलिसीज क्या होती हैं, कैसे फॉर्मुलेट होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी हम करेंगे बैंकिंग वाले चैप्टर में, फिस्कल पॉलिसी हम से रिलेटेड हम चीजें करेंगे जब हम करेंगे गवर्नमेंट बजट, राइट, और फर्दर एक्सेस डिमांड वगैरह करेंगे, तो इन चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना समझना है कि मनी सप्लाई को मेजर कैसे करते हैं, उसके लिए ये 4 फॉर्मूलाज होते हैं, ध्यान से सुनना। M1, M2, M3, M4 मीन मेजरमेंट 1, मेजरमेंट 2, मेजरमेंट 3, मेजरमेंट 4, ये फॉर्मूलाज होते हैं, जिसमें से ये फॉर्मूलाज आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फॉर नॉलेज आपको मालूम होना चाहिए। M2, M3, M4 ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ये M1 है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले जो है हम सिर्फ फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं कि M1 में क्या है, C, DD, OD, इन तीनों को ऐड करते तो M1 आ जाता है। अब ये C क्या होता है, DD क्या होता है, OD क्या होता है, ये हम बाद में आते हैं इस पे। फिलहाल M2 क्या है, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में भी आप सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो M2 क्या है, M1 प्लस सेविंग विद पोस्ट ऑफिस। M1 की डिटेल हम अभी करते हैं। M3 है, फिर M3 क्या है, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट। नेट टाइम डिपॉजिट हमने टर्म डिपॉजिट डिस्कस किया, टाइम डिपॉजिट कि बैंक में आप FD फिक्स्ड डिपॉजिट करा सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट करा सकते हैं, तो उनको हम टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। इन टाइम डिपॉजिट्स में कभी भी आप विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, जब टाइम पूरा हो जाता है तभी विड्रॉ कर सकते हैं। तो M1 में अगर टाइम डिपॉजिट ऐड कर दें तो क्या बन जाता है, M3। और M4 कैसे आएगा, इस M3 के अंदर सेविंग विद पोस्ट ऑफिस ऐड कर दे तो हमारा M4 बन जाता है। अब M1 पता होना बहुत जरूरी है, बिकॉज M1 के बेसिस पे ही M2 बन रहा है, M1 के बेसिस पे M3 बन रहा है, और M4 बन रहा है M3 के बेसिस पे, लेकिन M3 बन रहा है M1 के बेसिस पे। तो यानी कि आपको डिटेल में क्या पता होना चाहिए, डिटेल में M1 जो है वो डिटेल में मालूम होना चाहिए। अगर M1 पता होगा तो आगे वाले ये ऑटोमेटिकली आपको आ जाएंगे। लेकिन आपके सिलेबस में, दोबारा बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं मैं, कि सिर्फ यही है, M1 ही डिटेल में है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। क्या आपको एक और चीज पता होना चाहिए, एक होता है नैरो मनी कंसेप्ट, एक होता है ब्रॉड मनी कंसेप्ट। नैरो मनी कंसेप्ट क्या होता है, नैरो मनी कंसेप्ट मींस M1 सबसे नैरो, M4 सबसे ब्रॉड, बट नॉर्मली M1 और M2 को नैरो कंसेप्ट माना जाता है, M3 और M4 को ब्रॉड कंसेप्ट माना जाता है। व्हाई, बिकॉज इसमें मेजरमेंट जो है उसका स्कोप बढ़ जाता है, M3 और M4 में मेजरमेंट का स्कोप बढ़ जाता है, M1 और M2 में मेजरमेंट का स्कोप जो है वो कम है। M1 को ही हमने डिटेल में करना है, तो M1 क्या होती है, C प्लस DD प्लस OD। अब हमें ये डिटेल्स करनी है कि ये C क्या होता है। C मींस कॉइन्स एंड पेपर नोट्स विद द पब्लिक, पब्लिक के पास जो कॉइन्स और पेपर नोट होते हैं वो C के अंडर आते हैं। जो ये D है, जिसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, D जो है वो डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट हमने पहले ही डिटेल में कर लिया था ना, डिमांड डिपॉजिट को हमने समझा था कि डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। फिर OD अदर डिपॉजिट। अभी अदर डिपॉजिट में 3 चीजें आती हैं, एक डिमांड डिपॉजिट विद RBI, RBI के पास जो डिपॉजिट पड़ा है, डिमांड डिपॉजिट किसका, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एग्जांपल जैसे LIC को कह सकते हो आप, फिर NABARD होता है,
ऐसी बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट ने बनाई हैं सिर्फ इसलिए ताकि लोन प्रोवाइड कर सके वो इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को, स्मॉल इंडस्ट्री को, लार्ज इंडस्ट्री को। तो स्पेसिफिकली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनका जो डिमांड डिपॉजिट है आरबीआई के पास जो बड़ा है, आरबीआई के पास डिपॉजिट है उसको बोलेंगे अदर डिपॉजिट का एक पार्ट। फिर डिपॉजिट कहां पे? आरबीआई में ही। किसका डिपॉजिट? सेंट्रल बैंक्स ऑफ अदर कंट्रीज। इसको हम ये भी कह सकते हैं डिपॉजिट ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स। जैसे आरबीआई इंडिया का मेन सेंट्रल बैंक है, ऐसे हर कंट्री का सेंट्रल बैंक रहता है, हर कंट्री का सेंट्रल बैंक रहता है, वो हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो उसका जो पैसा इंडिया के सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के पास पड़ा हुआ है वो भी अदर डिपॉजिट का पार्ट होता है। और फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का डिपॉजिट जो इंडिया के सेंट्रल बैंक में पड़ा है यानी कि आरबीआई में पड़ा है, किसका? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कौन सी? जैसे फॉर एग्जांपल आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। इनका काम भी क्या है? वेरियस कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करना फॉर डेवलपमेंट, फॉर प्रोग्रेस, फॉर इंक्रीजिंग द पेस ऑफ ग्रोथ इन देयर इकोनॉमी। तो उससे रिलेटेड कुछ भी लोन्स, कुछ भी तरह के लोन्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है इंटरनेशनल लेवल पे कौन प्रोवाइड करते हैं? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करती हैं, जिसका एग्जांपल एक आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। तो अदर डिपॉजिट में ये तीन चीजें तो हैं जो उसमें इंक्लूड होती हैं, यानी कि कॉइन्स एंड पेपर नोट्स, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, और ये तीन, इसके तीन पार्ट हैं। इनको सबको ऐड कर दो तो M1 बन जाता है। बट M1 में कुछ चीजें हैं जो नहीं आती हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना है। कैसे? M1 के अंदर अदर डिपॉजिट में तीन चीजें तो आ रही हैं, इंक्लूड हो रही हैं, लेकिन दो चीजें हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं। कौन सी दो चीजें? जो गवर्नमेंट का पैसा है और आरबीआई में पड़ा है, डिपॉजिट है, वो ओडी के अंदर नहीं आएगा। फिर जो आपका बैंकिंग सिस्टम होता है, हर जो बैंक होता है, कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, पंजाब नेशनल बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं, उन सब का भी पैसा जो आरबीआई के पास डिपॉजिट पड़ा हुआ है वो भी अदर डिपॉजिट का पार्ट नहीं है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये तीन अदर डिपॉजिट का पार्ट हैं, लेकिन गवर्नमेंट का पैसा जो आरबीआई के पास पड़ा है वो अदर डिपॉजिट का पार्ट नहीं है। सिमिलरली जो बैंकिंग है, बैंकिंग सिस्टम है, कमर्शियल बैंक्स हैं, उनका जो पैसा आरबीआई के पास पड़ा है वो भी अदर डिपॉजिट का पार्ट नहीं है।